नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज जैसा कि आप लोग सोच ही सकते हैं, हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और टॉपिक वही है, करंट टॉपिक है, जो ये मिडल ईस्ट में जो इस समय एक तबाही मची हुई है, जो वॉर चल रही है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन जो है, ये चल रहे हैं वहां पे। और इसने बहुत ज्यादा मतलब कि इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं मिनट बाय मिनट कि एक्चुअली स्पीकिंग नॉर्मल आदमी के लिए कैचअप करना भी मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है कि ये पूरी नैया जा किधर रही। तो इनफैक्ट मैंने पिछले दिनों इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था और उसमें बताया था कि कैसे भारत इससे कैसे लेसन्स ले सकता है। और लेट मी टेल यू कि इस पूरे युद्ध को चीन बहुत गौर से देख रहा है। उसकी सैटेलाइट्स जो हैं वो कंटिन्यूअस 300 सैटेलाइट्स हैं चीन के पास, और वो इसको मॉनिटर कर रही हैं ईच एंड एवरी मूव को। भारत के पास इतनी सैटेलाइट्स नहीं है, और वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर कभी हम बात करेंगे। तो उस आर्टिकल के दौरान और उस एक हमने वीडियो भी किया था जिसमें मैंने कहा था कि इस युद्ध को 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे वो ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने कही थी, और वो कही थी कि अगर हम इंटरनल कोई स्प्लिट करा दें, इंटरनल कोई बगावत करा दें, इंटरनल कोई अपराइजिंग करा दें, कोई हम कुछ लोगों को तोड़ लें जो अंदर उनके घुसे हुए हैं। जैसे कहते रहते हैं कि उनके जो आईआरजीसी के जो चीफ है या उनके इंटेलिजेंस के चीफ है, इन सबको कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है इसराइल ने। तो हो सकता है बैकडोर के थ्रू बिहाइंड द सीन्स कुछ बातें ऐसी चल रही हो। तो अगर ऐसा हो गया तो ये युद्ध 2 साल नहीं चलेगा, हो सकता है ये 2 हफ्ते में खत्म हो जाए। क्योंकि उसके बाद अगर इंटरनली अगर जो किले का जो द्वार है, जो अगर किसी ने अंदर से खोल दिया, उसके बाद देश को और पूरी जो उनकी फोर्सेस हैं उनको ठहरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं एक बार फिर से कि ब्रिगेडियर आशीष पोपली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम आशीष। थैंक यू संदीप। तो बताइए भाई, एक बार फिर से इस कॉम्प्लेक्स इशू में ये क्या है, ये फॉल्ट लाइंस क्या है? क्यों ईरान केवल यूएसए और इजराइल को ही टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि चारों तरफ तबाही मचा रखी है? कोई शिप वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है तो उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो बहरीन से लेकर ओमान से लेकर, ओमान तो उनका मीडिएटर था, उसको भी उन्होंने इतनी बुरी तरह से पीटा है। तो बताइए क्या चल क्या रहा है ये फॉल्ट लाइंस के साथ साथ? ओके, सो एज ऑलवेज किसी भी लड़ाई में इतने इनपुट्स आते हैं और जो मीडिया चैनल्स हैं वो फोकस करते हैं उस दिन की। एक रिफाइनरी पे बॉम्ब गिर गया तो एक विजुअल अच्छा बन जाता है। कुछ किसी जी। लेडी की डेथ होगी, वो विजुअल अच्छा बनता है, लेकिन जो एनालिसिस है वो हम कोशिश करेंगे आज इसको समझने की कहानी क्या है। मेरा एक फेवरेट टॉपिक हमेशा जी। जियोपॉलिटिक्स में रहा है, और जिन लोगों ने सुना है, मैं हमेशा ज्योग्राफी को लिंक करता हूं। और ये जो एग्जाम्पल है ईरान वॉर, इससे बड़ा ज्योग्राफी का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स कैसे मैच होती है और वर्ड जियोपॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व होता है। जी। ज्योग्राफी मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि खासकर ईरान को देखें और हॉर्मुज की हम जो आजकल बात सुन रहे हैं, जो चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट जी। हमेशा ज्योग्राफी को एम्पलीफाई करते हैं और आपको बहुत सारी ऑप्शंस देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। और मैं यहाँ पिछले वाले एपिसोड को जो हमने किया था, एक ग्रेट निकोबार आइलैंड को, मैं एक सेकंड के जी। लिए जी। वहां जाना चाहता हूं कि इंडिया ग्रेट निकोबार आइलैंड पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है, और वो एक और चोक पॉइंट है मलक्का स्टेट, उसके करीब बना रहा है। जी। लोगों को इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। अगर आज हम हिले हुए हैं दुनिया में कि 20% ऑयल और गैस या एनर्जी हॉर्मुज से आती है, तो मलक्का स्टेट से 35% दुनिया का ट्रेड होता है, जिसमें 60% चाइनीज एनर्जी है। कैसे एक छोटी फोर्स, छोटी नेवल फोर्स, सी डिनायल शब्द अगर कोई समझे, वो वो तो विक्ट्री चाहते ही नहीं है, उनके पास वो नेवी नहीं है कि वो ब्लू वाटर्स में जाकर के कोई अमेरिका को करे। सी डिनायल, चोक पॉइंट, लिमिटेड फोर्स और एक बड़ी नेवी को आपने चेकमेट करके रखा हुआ है वहां पर। सो ज्योग्राफी एंड चोक पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट। कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन कि फॉल्ट लाइन क्या है हमारी यहाँ पे। जी। किसी भी जियोपॉलिटिकल एरेना में फॉल्ट लाइंस जो होती हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आता है, शिफ्टिंग होती है। यहाँ पर हम्म। मिडिल ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये 14 देश हैं बेसिकली। और अगर लार्जर ग्रुप देख ले कोई, तो अगर इजिप्ट अफ्रीका को भी इंक्लूड करता है तो इजिप्ट को मिलाकर 15। अदरवाइज 14 कंट्रीज मेक मिडिल ईस्ट। इसका साइज इंडिया से दुगना है, यूरोप के साइज के बराबर है तकरीबन। तो दैट इज द लैंड मास एंड नंबर ऑफ कंट्रीज वी आर टॉकिंग ऑफ। यहाँ पर पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स
इकोनॉमी, एथनिक इश्यूज, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारों की खिचड़ी है। बहुत ज्यादा इंटरप्ले है इन 6 चीजों का, और ये ओवरलैपिंग है। किन्हीं 2 एस्पेक्ट में सेट ऑफ कंट्रीज अलग अलाइनमेंट लेती हैं, दूसरे 2 फैक्टर्स में सेट ऑफ कंट्रीज अलग अलाइनमेंट ले लेती हैं। सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है, और यहाँ की जो फॉल्ट लाइन है मैं उनको एक एक करके बताता हूं। मेरे तरफ से यहाँ पर 6 मुझे दिखती हैं बड़ी फॉल्ट लाइन्स। पहली, शिया सुन्नी, जो एक रिलीजियस फॉल्ट लाइन है। ईरान, जी, इराक शिया हैं, बाकी तकरीबन ओमान को छोड़ करके बाकी सभी देश सुन्नी हैं लार्जली। सो दैट इज वन रिलीजियस फॉल्ट लाइन। नेक्स्ट इज योर एथनिक एंड लैंग्वेज फॉल्ट लाइन, अरब वर्सेस पर्शियन। हमारे पिछले जनवरी में हमने ईरान के ऊपर किया था एक एपिसोड, उसमें जी, ये एंगल हमने थोड़ा एक्सप्लेन, ज्यादा लंबा एक्सप्लेन किया था। सो एथनिक और लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज वर्सेस पर्शियन लैंग्वेज, और एथनिसिटी, हुँ, ईरानियंस जो हैं वो ज़ोरोएस्ट्रियन स्ट्रीम से आ रहे हैं, और ये नोमैडिक ट्राइब से आते हैं जो बेसिक अरब्स हैं। नेक्स्ट इज द जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन, विच इज अ ट्रेडिशनल वन गोइंग ऑन बिटवीन अरब्स एंड इजराइल, जो रही है। हाँ, 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के बाद ये वाला जो फॉल्ट लाइन है थोड़ा सा सबड्यूड है, और अगर इसमें सऊदी अरेबिया जुड़ जाता है तो ये बिल्कुल एक ना के बराबर वाली फॉल्ट लाइन होगी, बट इट डिड। जी, नेक्स्ट इज द इस्लाम, हाउ दीज कंट्रीज आर टू बी रूल्ड। ये इनका एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। शुड इट बी सेक्युलर, मोनार्कियल, और इस्लाम हुँ, बेस्ड। तो अलग अलग देशों में, 14 देशों में ये कहानी है। जो लार्जली जो सुन्नी देश हैं ये रिच बन गए और मोनार्की के उसमें आ गए, सऊदी, कतर, बहरीन, यूएई एक्सेट्रा। हुँ, वेर ईरान जब 1979 में खोमेनी के अंडर आया तो ये इस्लामिक रिपब्लिक बन गई, और वो अपने तरीके के शरिया लॉ में चले गए। तो एक ये इनकी फॉल्ट लाइन बहुत तगड़ी है। और इसके बाद लास्ट आती है इनकी एक, अगर मैं ऐड कर दूं, कुर्दिश वाली कहानी, जिसमें टर्की, जी, सीरिया, ईरान, इराक मिलकर के, क्योंकि वो एक बड़ा एथनिक ग्रुप है जिसके पास अपना कोई देश नहीं है, ये बहुत बड़ा प्ले जी, करता रहा है इनकी। एंड लास्ट इज द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, बड़े देश, यूएसए, चाइना, हुँ, रशिया, जो यहाँ पर इन्वॉल्व है। ये 6 फॉल्ट लाइन्स जो हैं, इनके उन्हीं 6 फैक्टर्स को जो मैंने शुरू में बताया, उनको ओवरलैप और इंटरप्ले करते हैं। सो दीज नीड टू बी अंडरस्टूड इन डिटेल, अलग अलग करके। अब इन 6 में से मैं निकालना चाहता हूं 3, जिनको अगर मैं वर्ड यूज कर लूं, मास्टर फॉल्ट लाइन्स, जहां ये 2-3 फॉल्ट लाइन्स जोड़ करके एक और कोई एंगल बना देती हैं। फर्स्ट इज ईरान वर्सेस गल्फ, जो आज प्ले कर रहा है, ईरान जी, वर्सेस द लार्जर गल्फ एरिया। इसमें 2-3 चीजें जो ऊपर मैंने बताई वो मिक्स हो रही है। फर्स्ट इज द रिलीजियस एस्पेक्ट, शिया सुन्नी एस्पेक्ट, यस इट इज अंडर प्ले। नेक्स्ट इज द एथनिक वन, विच इज अरब वर्सेस पर्शियन वाला, वो भी प्ले में आ गया। और तीसरा है जो कि यहां पर पोस्ट वॉर कौन डोमिनेंट होगा पर्शियन गल्फ में। आप नोट करो, हुँ, इसको मैं आगे और ज्यादा डिटेल में करूंगा कि ईरान इनके ऊपर क्यों, आपने सवाल पूछा क्यों पूरे गल्फ में वो बॉम्बिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है। जी, हाँ, तो हुँ, लेट्स हुँ, टैकल दैट हियर ओनली। प्री वॉर एसिमेट्री रही है, 50 साल से ईरान के ऊपर जी, आपने सैंक्शन लगा रखे हैं। उसकी ग्रोथ, उसकी पर कैपिटा जीडीपी वर्सेस बाकी जो गल्फ नेशन है, दोनों के पास, मतलब अगर 2 ब्लॉक ले लूं मैं, दोनों ब्लॉक्स के पास ऑयल और गैस है। एक ब्लॉक यूएस जी, पेट्रोनेज में या वर्ल्ड पेट्रोनेज में ग्रोथ कर रहा है, उनको रेवेन्यू मिल रहा है, एंड दे आर इन रिचेस। वेरएज एक दूसरा या ब्लॉक ईरान, जिसके पास भी वही रिसोर्स है, लेकिन उसको आपने सैंक्शन लगा करके बिल्कुल खदेड़ दिया है। पानी नहीं है, खाने को हुँ, नहीं है, हाँ, करेंसी बिल्कुल डिवैल्यूड है। ये है प्री वॉर एसिमेट्री। आज अगर मैं ईरान हूं और मेरे को आपने अटैक किया है, या जो भी, जिसने भी पहले थप्पड़ मारा उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आज एक लड़ाई शुरू हो गई है और मैं पोस्ट वॉर सिनेरियो की बात करूं, अगर मैं प्लान करना चाहूं, तो वाई शुड आई हुँ, रिमेन उसी एसिमेट्री में। मैं पोस्ट वॉर एसिमेट्री के डायमेंशन ही चेंज करना चाहता हूं। मैं, फर्क करो, 20 दिन हाँ, की लड़ाई है, 2 महीने की लड़ाई है, मैं तो और नीचे जाऊंगा ही जाऊंगा, कोई डाउट ही नहीं है। ईरान विल गो बैक, स्टोन एज की तरफ चला जाएगा। लेकिन वो जो एसिमेट्री थी, मैं उसको बढ़ने क्यों दूं? आपको भी मैं हुँ, नीचे लेके आ रहा हूँ। और वो जितने मैंने अभी आपको ये फॉल्ट लाइन्स बताई, शिया सुन्नी, रिलीजन, पर्शिया अरब, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दीज आर, ये तो मौका मिल गया ईरान को। वो सारी फॉल्ट हुँ, लाइन्स आपने प्ले कर दी, और आप वो इस एसिमेट्री को नीचे लाओगे, और आप बाकी वो जो 13 देश घूम रहे हैं या 12 देश जो घूम रहे हैं मिडिल ईस्ट वाले, उनके दिमाग में आपने परमानेंट, एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन रिलेशंस पोस्ट वॉर विद दीज नेशन, पर परमानेंट मैंने आपके दिमाग में एक डाउट डाल दिया कि जो आप सोच रहे हो अमेरिका की प्रोटेक्शन की अम्ब्रेला, वो आपको मेरे से नहीं बचा पाएगी, क्योंकि मैंने अपनी वेट से ऊपर पंच करने की काबिलियत आपको दिखा दी। सो दैट, ये वाला, सो 3 मास्टर फॉल्ट लाइन थी। वन इज दैट ईरान वर्सेस गल्फ वाला जो मैं बता रहा था। एक वो पॉलिटिकल इस्लाम वर्सेस सेक्युलर ओब्लिक मोनार्की, यही लड़ाई चल रही है। व्हेन अमेरिका सेज कि मैंने खोमेनी जी, को हटा दिया, तो उसने रिलीजियस वाला, इस्लाम वाला एंगल हटा दिया। वो आपको एक
सेक्युलर ओब्लिक मोनार्कियल स्टेट की तरफ शायद देखना चाहता है। वेयर पब्लिक भी शायद थोड़ा चाहती थी, दिसंबर में दिख रहा था ऐसा होगा, लेकिन इस वक्त आप उसको नहीं ओवरप्ले नहीं कर पा रहे, वो नहीं, पब्लिक सपोर्ट उसमें नहीं आई। तीसरी एक जो मास्टर फॉल्ट लाइन है वो है इसराइल पैलेस्टीन की। यहाँ पे ऑल्दो अरब ये अपना अब्राहम अकॉर्ड के बाद ये थोड़ा सा अंडरप्लेड है, लेकिन ये इस इलाके की हमारी पूरी लाइफ टाइम में बहुत बड़ी जी, मास्टर फॉल्ट लाइन रही है, इसराइल पैलेस्टीन की। कौन पैलेस्टीन को एक्सेप्ट करता है और कौन इसराइल को करता है? ईरान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, और सारी कहानी पिछले 40-50 साल की उसकी होती, हमास हिजबुल्ला को क्रिएट करने की, न्यूक्लियर होने की, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इसराइल। सो ये एक बहुत बड़ा प्ले है और आज इसराइल लड़ाई लड़ रहा है। चौथी एक इमर्जिंग फॉल्ट लाइन जो बड़ी दिख रही है, जो शायद आने वाले समय में प्ले अप हो, अब ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज टर्की। टर्की के रिलेशन अरब नेशंस के साथ और टर्की के रिलेशन ईरान के साथ, और बीच में एंगल जुड़ता है वही कुर्दिश वाला, जो मैंने पहले एक छोटी फॉल्ट लाइन बताई कि कुर्दिस्तान का एक जी। एंगल उसमें जुड़ता तो आपने एक बड़ा है। अच्छा वैलिड पॉइंट उठा लिया टर्की का, क्योंकि अगर आप देखिए टर्की जो है बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहा है। इनफैक्ट कुछ साल पहले पाकिस्तान, मलेशिया के साथ वो बैठ के उन्होंने एक बड़ा एक अपना एक ट्रोइका स्टार्ट करने की कोशिश की थी और सऊदी अरेबिया को साइडलाइन करने की कोशिश की थी। ये कोशिश मैं आपको आज इस पे बता रहा हूँ कि ये कोशिश वो दोबारा करेगा जब ईरान जो है ये सीन से हट जाएगा, एक वैक्यूम आ जाएगा और उसको वो फिल करने की कोशिश करेगा टर्की। खैर वो बात की कभी की बात है। तो इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो कुछ कॉरिडोर्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स कह लीजिए आप, इनकी क्या महत्वता है? ये कहाँ लेके जा रहा है मिडल ईस्ट को? क्यों इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, महत्वता है? हम किसी भी नेशन को अगर देखें तो उसके पास कोई ना कोई हुक्म का इक्का होता है, स्ट्रेटेजिकली, जी। कोई उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, कोई चोक पॉइंट के नजदीक होने से। सो दिस एरिया मिडिल ईस्ट ये बड़ा यूनिक है। आपके पास एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर डोमिनेंट, जिसपे आप डोमिनेट कर सकते हैं, वो हो तो आपकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। मैं यहाँ पे कम से कम 5 स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स का नाम लेने वाला हूँ जो मिडिल ईस्ट में। सो हाउ दैट इज जी। वाई अमेरिका पिछले कितने सालों से, डिकेड से यहाँ पर इतना हेविली इन्वेस्टेड है। क्यों उस पे पकड़ है, क्यों? जी। ये हमें जो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स हैं ये समझने जरूर। तो पहला जो आज की तारीख में चैलेंज हो रहा है, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दिस इज द जी। ऑयल और द ऑयल एंड गैस हम्म। एनर्जी कॉरिडोर। 20% दुनिया का एनर्जी सोर्स यहां से निकलता है, एंड अभी दिख रहा है कोई किसी को गैस नहीं मिल रही किसी देश में, कहीं पेट्रोल की लाइनें इत्यादि, और आगे फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर, इन सब पे इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर ये या इसमें इसमें 32 से 33% जो फर्टिलाइजर का जो मटेरियल होता है वो भी इसी के थ्रू आता तो है। हॉर्मूज, सो बिल्कुल सही कहा। हॉर्मूज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है, ये जो चोक पॉइंट है, ये आज की तारीख में चैलेंज है, और ये हमारा पहला एनर्जी कॉरिडोर। दूसरा, जी। सुएज कैनाल, ये ट्रेडिंग कॉरिडोर है। सुएज, रेड सी, बाबल मंडप, चोक पॉइंट जो है, और देन यू कम टू अरेबियन सी। हम्म। सो नाउ ये मिडिल ईस्ट का एक ट्रेड वाला कॉरिडोर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर इसमें, आज जी। से 2 साल पहले वहां पर एक शिप खड़ी हो गई थी सुएज कैनाल में, तो जी। एंटायर ट्रेड इन द वर्ल्ड गॉट डिसरप्टेड फॉर मेनी डेज। सो ये जी। कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है जो ग्लोबल शिपिंग से इन्वॉल्व है। एक है जो फिर चैलेंज हो रहा है इस लड़ाई में, वो है मेसोपोटामिया कॉरिडोर, जो आपको लैंड ब्रिज बनाता है पर्शिया यानी ईरान से लेकर के मेडिटेरेनियन की तरफ। मैं उसका रूट हम्म। बता देता हूँ। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान एंड मेडिटेरेनियन। ये लैंड ब्रिज है एशिया और यूरोप का। एक और कॉरिडोर है मिडिल ईस्ट में, वो है कॉकेशियन कॉरिडोर। इसकी अलाइनमेंट मैं बताता हूँ। कैस्पियन सी, नॉर्थ ऑफ ईरान, कैस्पियन सी, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, मतलब वो वाला, एंड गोइंग ऑन टुवर्ड्स टर्की एंड मेडिटेरेनियन। ये वाला जो कॉरिडोर है, ये है पाइपलाइन, एनर्जी पाइपलाइन का कॉरिडोर। जी। जो बाकू ये से बाकू से निकलती है निकलता है, पाइपलाइन तो से। कैस्पियन सी, बाकू, अजरबैजान का। देन इसकी खासियत ये है कि ये 2 नेशन से परे है, ईरान और रशिया, ये दोनों को टच नहीं करता किसी, कोई इसमें इन दोनों। जी। सो ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। नेक्स्ट इज द लेवांत कॉरिडोर। यहां पर क्यों मैं इसका ये यूज कर रहा हूं, क्योंकि कुछ 2-1 साल पहले इस पोर्शन में ऑफ लेबनान, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में गैस और ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स निकले। साइप्रस जी। जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें टर्की का इंटरेस्ट है, ग्रीस का इंटरेस्ट है। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पब्लिक नॉलेज के लिए, यहाँ पर एक इसराइल की एक लोकेशन है, हाइफा, जहां पर जो हाइफा का पोर्ट है वो अडानी द्वारा चलाया जाता है। सो वी मस्ट नो जी। कि अच्छा। हमारा भी, और एक रशियन पोर्ट लेबनान में है जो रशिया को एक्सेस देता है मेडिटेरेनियन सी का। सो
बहुत लोगों की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। और अगर 3-4 दिन पहले की आप न्यूज सुन लीजिए तो उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बताया कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर इस रीजन में, जी। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर साइप्रस में। क्यों? क्योंकि ये वाला सडन जो लड़ाई है, अगर ये लेबनान इत्यादि से कहीं और फैलती है, कुछ और बड़ी बात होती है, सो दीज पीपल नीड टू बी हियर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन दिस एरिया, तो दैट इज कॉल्ड द assets, लेवांत yeah. कॉरिडोर। ये 5 स्ट्रेटेजिक एरियाज, 5 एक्सिस इस मिडल ईस्ट के अंदर है। कोई वजह नहीं है कि कोई सेंसिबल देश अपनी पॉलिटिक्स ऐसी खेले जिससे कि ये मेरे को डिसएडवांटेज दे जाए। तो अगर हमने पिछले साल जो 12 दिन का एक युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका और इजराइल ने काफी बॉम्बार्डमेंट किया था और इनके जो असेट्स थे, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कहा था कि हमने नष्ट कर दिया। फिर एकदम से फिर ये वाला युद्ध आ गया। तो इसमें ये क्या चल रहा है? मतलब क्या यूएसए का क्या इंटरेस्ट है ओके। एक बार फिर इस रीजन को इस आग में झोंकने का? देखो, यूएस और इसराइल के इंटरेस्ट इन टैंडम हम्म, हैं, कोइंसाइड करते हैं, और कोई भी प्रेसिडेंट रहा हो कार्टर के टाइम से लेकर के अभी तक, सो हम जी आज जी मैं ब्लेम कर दूं कि नहीं ट्रंप इज दिस वे और दैट वे, इट इज नॉट कंसिस्टेंट पॉलिसी है। देयर इज नो जी। चेंज इन यूएस पॉलिसी रिगार्डिंग ईरान, रिगार्डिंग इसराइल। कोई चेंज नहीं है किसी भी प्रेसिडेंट। यस, फिर आई कम टू द जी। रीजंस कि ये कॉन्फ्लिक्ट कर क्यों रहा है, क्या देखा इधर हम्म, अमेरिका और इसराइल। 5 चीजें मैं बोलूंगा। फर्स्ट वाज द न्यूक्लियर फियर, कि ईरान के जी पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, उसकी रिपरकशंस बहुत ज्यादा हैं। उसके पिछले एपिसोड में भी हम इसको बता चुके हैं कि अगर ईरान के पास आता है तो देन इन टाइम्स टू कम सऊदी, यूएई एटसेट्रा भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात करेंगे, वन। और ईरान जैसे अनस्टेबल इस्लामिक लीडरशिप के अंदर, जिन्होंने हमास, हुती और हिजबुल्लाह को पाला हुआ है, तो ये प्रॉक्सी उनके जो हैं, उनके पास भी कोई जी। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आ जाए, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर इसराइल की या एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल आ जाता है। सो ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या एनरिच्ड यूरेनियम वेपन ग्रेड तक पहुंचने से पहले उनको पीछे खींचना है, ये इसमें कोई शक नहीं। तो पहला रीजनल पावर प्ले जो इसराइल और ईरान का है, ये हमेशा डोमिनेंट रहा है अभी तक। 7 अक्टूबर 23 में जो हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उसके बाद आई थिंक जी। बिटवीन अमेरिका एंड इसराइल कहीं एक कंसेंसस बन गया कि हाउ लॉन्ग, हम कब तक इन चीजों को बर्दाश्त करें। अब उसके साथ वो न्यूक्लियर एंगल जोड़ दो और उसके साथ 3-4 चीजें और जोड़ दो। सो आई थिंक एक सिस्टमेटिक वे से अमेरिका और इसराइल ने किया है, कंटिन्यूस नहीं किया। उन्होंने कुछ एक्शन उस टाइम लिए, कुछ लास्ट ईयर लिए, और कुछ अब ले रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ईरान की और उसकी प्रॉक्सीज, बट एक मैनेजेबल लेवल पर। और न्यूक्लियर वाला एंगल काफी पीछे, आई थिंक दैट वुड बी द लार्जर फॉलो। थर्ड इज डिकेड्स ओल्ड हॉस्टिलिटी। मैं वर्ड वही यूज कर रहा हूँ, लेकिन कहानी वही की वही है, बहुत पुरानी चल रही है। आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो एक टाइम आ जाता है जब से कि नहीं यार, मैं बियॉन्ड दिस आई एम नॉट गोइंग टू टेक, सो आई विल या टेक दिस ऑफेंसिव स्टेप या कुछ और। तो आई थिंक इसराइल हम्म, एंड अमेरिका उस पॉइंट पे आ गए जहां उनको कोई लार्जली एक डिसाइसिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ step, स्टेप लेने की जरूरत पड़ गई। अगर हम ये स्टेप ले रहे हैं तो एट ए ग्लोबल लेवल किसको पिंच करना चाहिए मुझे। एंड चाइना हम्म, ऑलवेज रिमेन्स एट द बैक ऑफ द माइंड। आई थिंक दैट अमेरिकन स्ट्रेटेजी इज कि चल मैं अगर ये कर ही रहा हूं या ये कर रहा हूं तो इसमें मोर देन द लोकल एस्पेक्ट, लेट मी लुक एट द चाइनीज एस्पेक्ट। हम्म, या चाइना को इम्पैक्ट करने का आई थिंक पहले वेनेजुला था और अब ये ईरान है। आई थिंक जब हमने पिछला एपिसोड जनवरी में किया था तो ये प्रिडिक्ट भी किया था कि ईरान का नंबर आएगा, बिकॉज थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। कहीं भी जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस लड़ाई के तुरंत बाद वो ऑयल अमेरिका के पास या उसके कंट्रोल में होगा, हम नहीं कह रहे। लेकिन वो ऑयल हम्म, मैं 10 साल के बाद लूंगा। अगर मैं अमेरिका हूं, मैं 10 साल के बाद मार्केट में लाऊंगा, 20 साल के बाद लाऊंगा, कहीं नहीं जा रहा वो। अभी की हालात में इन द नियर एंड मीडियम टर्म मैं वो चीप ऑयल चाइना के पास नहीं जाने दूंगा। इनफैक्ट जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि ये सीक्वेंस ही हमने शायद डिस्कस किया था कि वेनेजुएला, ईरान, फिर क्यूबा। क्यूबा, और बीच में मैं बता रहा हूँ, यू नेवर नो, एक बार फिर से जो है वो ग्रीनलैंड की बात उठने लग जाए जब ये मामला पूरा शांत हो जाएगा। तो ये क्योंकि वो जाएगा नहीं, वो मामला उठेगा, दोबारा आएगा। बहरहाल तो ये गेम की अगर बात की जाए टोटल ओवरऑल की, भाई ये तीन तो पार्टीज हैं ही हैं, जो यूएसए हो गया, इसराइल हो गया, ईरान हो गया, और एक चौथी पार्टी है जिसको आपने अभी एक्सप्लेन भी किया कि काफी क्षति पहुंच रही है, वो है चीन। क्योंकि चीन को आपने वेनेजुएला से निकाला, अब आप ईरान से निकाल रहे हैं, और ईरान के साथ उनका 25 साल का एक एग्रीमेंट पैक्ट है। है। और काफी इन्होंने वेपन्स, उसको कहते हैं वेपन्स फॉर ऑयल,
प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने काफ़ी कुछ इनसे वेपन्स भी लिए हैं जो फेल हो गए। HQ-9B जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सबसे बड़ा फेलियर पाकिस्तान में, पाकिस्तान में उसके भी बाद हुआ। यहाँ पे भी हो गया। तो क्या गेन क्या कर रही हैं ये पार्टीज़ ओवरऑल, अगर आपको समराइज़ करना हो? ओके, सो हम बात करेंगे गेन्स और प्लसेस एंड माइनसेस की, 3-4 देशों की माइनसेस बात क्या? कर लेंगे। मैं उससे पहले एक चीज़ और छोटी-सी ऐड कर लूँ कि ये बहुत डिस्कशन में है कि अमेरिका यहाँ से अब निकलेगा कैसे? मतलब एंड स्टेट क्या देख रहा है, या हाउ हाउ डू आई गेट आउट जी, ऑफ इट? और क्या एडवांटेजेस लेके? तो मेरे दिमाग में जी। अबाउट 5-6 पॉइंट्स हैं। मैं उनको प्लस और माइनस में करने वाला हूँ कि कोई चीज़ तो बिल्कुल प्लस मीन्स अचीव हो गया, माइनस मीन्स नहीं अचीव हुआ, एंड प्लस ऑब्लिक माइनस मीन्स कुछ हो गया, कुछ नहीं। हुँ, तो पहली चीज़, रेजिम चेंज की बात होती है। देखो, जी, डिकैपिटेशन हो गई, उन्होंने खोमेनी और वो हुँ, 40-45 लोग, सो डिकैपिटेशन हो गई। व्हाट अबाउट रेजिम चेंज? हम क्यों फिक्सेटेड हैं इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर? टू माय माइंड, लेट्स से आज अमेरिका ये लड़ाई बंद कर देता है और आज लड़ाई बंद हो जाती है। तो रेजिम चेंज तो हो चुकी है। क्लासिकल टर्म्स में अगर मैं देखूं तो खोमेनी इज नॉट देयर, उसका बेटा आ गया तो भी वो तो नहीं है ना पिछला वाला। सो एक, मेरे पास जो स्पिन डॉक्टर्स बैठे हैं, जब नैरेटिव बिल्ड होगा टीवी के ऊपर, अमेरिकन टीवीज के ऊपर, मीडिया के अंदर, तो इफ आई एम ट्रम्प, मैं तो अचीव कर लिया यार, मैंने तो रेजिम चेंज करा दी। 40 साल से बैठा था वो तो, मैंने हटा दिया। हुँ, सो दैट इज वन। सो प्लस एंड माइनस बोथ। कंट्रोल ओवर ईरान ऑयल, माइनस। अभी नहीं, अभी उसका समय नहीं आया, तो माइनस। तो वो अगर, इफ दैट वाज द वॉर एम, वन ऑफ द एम्स, एज ऑफ नाउ माइनस में। डिस्ट्रक्शन ऑफ द हुथीज, हमास, हिजबुल्लाह, लार्जली प्लस। और अगले 10 दिन में जी, आई थिंक हमास खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह विल बी, और अब तो लेबनान भी उनके अगेंस्ट उनकी प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दे दिया। सो पब्लिक सपोर्ट लोकल भी जाती हुई दिख रही है वहां पे लेबनान में। सो हिजबुल्लाह ऑल्सो गॉन, सीरिया हैज ऑलरेडी बीन एड्रेस्ड पिछले 3 साल में, जब असद को हटा दिया वहां से। जी, सो जी, वो जो एक्सेस था, अदर देन हुथी जो यमन में है, बाकी वो ऊपर वाला जो शिया क्रेसेंट जिसको हम बोलते थे, सो दैट इज अ जी, ह्यूज प्लस टू माय माइंड अमेरिका के लिए। तो वो आप बोल सकते हो कि देखो हमने ये कर दिया। न्यूक्लियर स्टोरी ऑफ ईरान, आई थिंक 100% अचीव नहीं होगा तो 80% हो जाएगा। लोग अटकलें जरूर लगा सकते हैं कि पिछले साल भी उसने बोला था कि हमने तो खत्म कर दिया। हाँ, करा होगा। अभी और दो मिल गए हुँ, होंगे तो दो और अंडरग्राउंड वाले खत्म कर दिए होंगे। दे वुड हैव बीन टेकन बैक जी, 30 इयर्स, 40 इयर्स, जो मेरा स्फीयर है कि अगले 30 साल तक न्यूक्लियर बात नहीं करेंगे। आई थिंक वो लार्जली अचीव हो जाएगा। अनदर अचीवमेंट इज ईरानियन डिफेंस फोर्सेस। एयरफोर्स की बात करूं, जी, एयरफोर्स कोई खास नहीं थी उनकी। There's nothing, there's no एयरफोर्स लेफ्ट, which is a huge thing। आप एक नेशन की एयरफोर्स की बात या करोगे, वाइप आउट भी कर दिया। नेवी, नेवी के दो हिस्से हैं ईरान में। एक तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नेवी, आयरन, जी, और एक है इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की जो आईआरजीसी की नेवी। आया ये था। दो अलग अलग हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए। जो एक्चुअल जो इनकी नेवी है, जो ब्लू वाटर नेवी जिसको बड़ी शिप्स बोलते हैं, तो 40-45 इनके पास फ्रिगेट, सबमरीन मिला मिलू के 40-50 जहाज थे। वो बाय द टाइम ये लड़ाई खत्म होगी तो वो इक्का दुक्का जो इंडिया में शरण ली हुई है, श्रीलंका में शरण ली है, इक्का दुक्का और होगी। इसको छोड़ करके द नेवी इज आउट, कोई नेवी या नहीं बचने वाली। सो एयरफोर्स गॉन, जी, नेवी गॉन। कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ ईरानियन नेवी, जो आईआरजीसी की नेवी, जिसमें मिसाइल बोट्स हैं, फास्ट बोट हैं, वो हॉर्मूज में माइन लगाने वाली कहानी है, ये वाली कहानी। वो 400-500 छोटी मोटी बोट्स हैं उनके पास, जो इरिटेंट्स हैं, ब्लू वाटर नहीं है, वो लोकल जी, लड़ाई के लिए है। पोटेंट है, आज की तारीख में बहुत पोटेंसी दिख रही है उनकी। उसमें भी धीरे धीरे करके उनको जो मार देंगे तो डिप्लीटेड उसमें आ जाएगी कहानी। एंड इट टेक्स 1 डे फॉर दिस वॉर और द रेजिस्टेंस ऑफ ईरान टू क्रम्बल। इट टेक्स 1 डे। हुँ, आज की हुँ, तारीख में नहीं है, एज वी स्पीक अभी चल रहा है उनका, दे स्टिल, वो अभी भी हुँ, फायर कर रहे हैं, जो भी उनकी कहानी चल रही है। हु हैज अचीव्ड व्हाट? अमेरिका। अगर मैं उनकी फिगर्स देख रहा था, उनकी जो स्टॉक मार्केट में जो उनकी आर्म्स इंडस्ट्री के हैं, पिछले 1 महीने में अमेजिंग जंप, सौ सौ जी, परसेंट जी, उनके शेयर वैल्यू बढ़ी है पिछले 1.5 महीने के अंदर। कोई या 38%, कोई 48%। तो 12-13 कंपनियों का मैंने उनका एक चार्ट देखा। सो अमेरिका जो डिफेंस इंडस्ट्री है, वो तो गेम के उसमें दिख रही है। सेकंड प्लस इज अ वीकर ईरान फॉर नेक्स्ट 30-40 इयर्स। ये दो उनके प्लस मेरे को या ऑन द फेस या ऑफ इट या दिखते हैं। नेगेटिव अमेरिका के लिए इन्फ्लेशन, इकोनॉमी पे इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ देयर मिसाइल्स। जब वो फिर बना लेंगे वो बात अलग है, लेकिन इस वक्त तो इंडो पैसिफिक से भी जो उनके रिजर्व थे, वो भी, जो मुझे समझ में आया कि वो भी शिफ्ट हो चुके हैं इस तरफ। आपकी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इधर आप लेके खड़े हो, तो कहीं आपने डिप्लीट की है अपनी स्ट्रेंथ और कहीं आपने दूसरा पोस्टर ये बना दिया। चाइना की अगर मैं बात करूं, उसके लिए वो तो वेट एंड वॉच, वो हमेशा उसकी पॉलिसी है कि दूर से देखते रहो, कोई दोस्त दोस्त कुछ नहीं, सब लड़ाई से पहले सब उसके दोस्त होते हैं, उसके बाद वो जब लड़ाई होती है तो वो साइड पे हो जाता है थोड़ा। वो देख रहा है कि पैसिफिक से नजर हटी हुई है, इंडो पैसिफिक से, जी, शायद बिल्कुल। लंबे अरसे के लिए। अमेरिका की जो मिसाइल स्टॉक्स हैं, जितने आप यहाँ यूज कर रहे हो उतने, अगर लेट से कल चाइना आफ्टर 10 डेज ताइवान के ऊपर कुछ कर देता है, सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मिसाइल स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं, अमेरिका की कितनी टॉमाहॉक है और कितनी क्या है, सो इट डज मेक ए डिफरेंस। अमेरिका यहाँ इन्वॉल्व है। यस,
एंड चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वर्ल्ड स्टेज पे वो यूएस को एज एग्रेसर पोर्ट्रे कर सकता है और कर रहा है। नेगेटिव फॉर चाइना, उसकी एनर्जी कॉस्टलियर हो गई है, जिसकी वजह से उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो ट्रम्प, वन ऑफ द ट्रम्प कार्ड्स, रेयर अर्थ उसका सेकंड ट्रम्प कार्ड है, उसके और भी हैं, तो ये वाला ट्रम्प कार्ड जो है वो उसका थोड़ा सा डिप्लीट होता है, मैन्युफैक्चरिंग में उसकी कॉस्ट बढ़ती है, उसके यहाँ अपनी इन्फ्लेशन और अपनी जो पॉवर्टी वाली कहानी है वो थोड़ी सी इफेक्ट करती है। उसके जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं वेनेजुला और ईरान, दोनों इस वक्त कट हो गए हैं, सो जो शैडो फ्लीट में या सस्ते में जो वो ले रहे थे वो एडवांटेज उनका निकल गया। मैं आता हूं ईरान पे, क्या प्लस माइनस इनके दिख रहे हैं? प्लस है इनके एस्केलेशन डिविडेंड्स, जो ये सोच रहे हैं इनको मिल रहे हैं कि बाय इन्वॉल्विंग कतर, बहरेन, सऊदी, सबको आपने उनकी रिफाइनरीज वगैरह पे मार दिया, तो आप एक एस्केलेशन लैडर पे चढ़ गए हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अमेरिका एस्केलेशन लैडर पे नहीं जाएगा या इजराइल नहीं जाएगा, बिकॉज उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। सो इस वक्त अमेरिका, ईरान को एडवांटेज, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये होगा। सेकेंड एडवांटेज, ये जो गल्फ नेशंस हैं, ईरान की थिंकिंग में ये लोग अमेरिका के एंटी होंगे पोस्ट वॉर, कि वी डोंट वांट यू, हम अपना ही हिसाब किताब कर लेंगे, तो आपने हमारी प्रोटेक्शन तो की नहीं। दैट वे, इफ दे आर थिंकिंग दैट वे। ईरान के पास एक टारगेट रिच जोन एरिया अवेलेबल है जो उसने वर्ल्ड को दिखा दिया। टारगेट रिच से क्या है? जी। रिफाइनरीज, पब्लिक, उसने सिटीज के ऊपर मारने की कोशिश नहीं की, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उड़ाया है, जो टची पॉइंट्स हैं, गैस फील्ड्स, जी। ऑयल, उसने बता दिया मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अगर वो और एस्केलेशन लैडर पे ये लोग चढ़ते हैं तो आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। आप इमेजिन करो, रियाद, रियाद के पास कोई पानी की सोर्स नहीं है पब्लिक के लिए सिवाय डीसैल प्लांट के एक। जी। आप तेल के बिना 40 दिन 50 दिन का सबके पास रिजर्व है, हर देश के पास, आप चला लोगे, गाड़ी नहीं चलाओगे, वर्क फ्रॉम होम कर लोगे, कोविड टाइप आ जाओगे, पानी के बिना क्या करोगे? सो ट्रम्प कार्ड्स हैं ईरान के पास। कमिंग टू द नेगेटिव्स विच ईरान हैज अक्रूड, वन इज इनकी अपनी, देयर इज अ वर्ड विच वी हैड यूज्ड पिछले प्रोग्राम में भी, वाटर बैंक्रप्सी। इनके पास पानी नहीं है, विच इज अ ह्यूज इशू। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी या सर्च करें लोग, तो तेहरान, इस लड़ाई से पहले तेहरान जो इनका कैपिटल है, जो नॉर्थ ऑफ ईरान में है, उसमें पानी नहीं है पीने या के लिए। बिल्कुल। तो तेहरान, मतलब इनको अपना कैपिटल, ईरान सोच रहा था मकरान कोस्ट में नीचे, जहां ये चाबार और बंदर अब्बास है, इनके जो पोर्ट हैं, ये अपना कैपिटल शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, विच इज, मतलब एक नेशन के लिए इस तरीके के डिसीजन लेना ऑन वन फैक्टर कॉल्ड वाटर। हाँ, तो इसके पास पानी नहीं है, और इस लड़ाई के दौरान जो इनके डिसैलिनेशन प्लांट उड़ेंगे, ये एक अलग किस्म का वियर्ड क्राइसिस क्रिएट कर रहा है पब्लिक के लिए। सो दैट इज वन। करेंसी इनकी जो 2 एक साल पहले एक यूएस डॉलर 18,000 फिर 30,000 रियाल तक आ गई थी, आज वो 14 लाख रियाल पे $1 है। तो पब्लिक के पास नॉर्मल आटा वाटा खरीदने की, नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड पे, बहुत खाने पीने पे बहुत फर्क पड़ गया। एक इसका उदाहरण मैं एम्पलीफाई कर देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। एक 3 आदमियों की फैमिली ईरान में पर मंथ $500 इक्विवेलेंट अगर उसके पास पैसा है, तो वो बेयर हाँ, बेसिक स्टैंडर्ड पे रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 आदमी की फैमिली पर मंथ $500 इक्विवेलेंट अगर हम्म, उसको रियाल हैं, तो वो एक बेसिक लाइफ पे जी रहा है, बेसिक। आज की तारीख में ईरान की वही 3 मेंबर की फैमिली के पास $120 है। सो वन हैज टू जी। अंडरस्टैंड कि इसका इंपैक्ट क्या है। फूड, एजुकेशन गॉन। एजुकेशन आज इस जनरेशन के पास नहीं है, तो आगे उसी जनरेशन को जब जॉब्स का टाइम आएगा, या कहीं कुछ रीबिल्डिंग का काम आएगा, या ईरान को जी। आगे ले जाने का टाइम आएगा इस लड़ाई के बाद, तो आपके पास वो वर्कफोर्स ही नहीं है, वो कैपेबल ही नहीं है। आईआरजीसी डिप्लीट होगी अनडाउटेडली, उसके हेड्स उड़ा दिए हैं अपने, वो डिसेंट्रलाइज्ड, एक वर्ड यूज होता है ईरान में जो खमेनी बना के गए, दैट इज या मोजेक डिफेंस। तो इंस्टेड ऑफ एक सेंट्रल आईआरजीसी का हेड होने के लिए उन्होंने कहा डिकैपिटेशन हो जाएगी, तो हम मोजेक, मतलब अपने अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। हाउ फार दैट इज इफेक्टिव? फॉर फ्यू डेज, 10 days, 1 month, फाइन, बट लार्जली हम भी डिफेंस फोर्सेस से हैं। अगर हर ब्रिगेड कमांडर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो स्विचिंग ऑफ फोर्सेस, रिजर्व्स, वो सारी कहानी चली जाती है, और एक लॉन्ग सस्टेन्ड ऑपरेशन नहीं हो सकता। बट खैर, यस। the loss of proxies, Hezbollah, Hamas, and maybe in time to come Houthis. So, और सबसे बड़ा कि आपने फॉरएवर, इन स्पाइट ऑफ जो आपकी जो फॉल्ट लाइंस थी बाकी गल्फ नेशंस के साथ, लेकिन लड़ाई नहीं थी, आज आपने हमेशा के लिए उनको अपना दुश्मन बना दिया। तो ये ईरान का एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। इसराइल, मेरे को इसराइल के लिए कोई नेगेटिव नहीं मिला, मेरी समझ में, होगा कोई लोग निकाल लेंगे। दो पॉजिटिव है कि जी। उसने अमेरिका को यूज करके अपने बैकयार्ड को सफाई कर ली है हमेशा के लिए। और आज से 5 साल पहले अब्राहम अकॉर्ड कर लिया था, जिससे जो देश इसको एग्जिस्टेंस में नहीं, मतलब लाइक नहीं करते थे, वो भी ऑन बोर्ड हो गए हैं। आज 5 साल के बाद आप नोट कर रहे हो कि हमास, हूथी, ईरान, ये खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं। तो इंडिया का मेरे हिसाब से एक बहुत नुआंस्ड
स्टैंस रहा है और यही रहना चाहिए और यही रहेगा। इंडिया इस वक्त क्या नोट कर रहा है, क्या चीजें देख रहा है? मेरी तरफ से जो हमने अभी इस प्रोग्राम में बात की स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स की, सो इंडिया किसको वॉच कर रहा है? वन इज सुएज। ये फैल करके कहीं सुएज तक ना चली जाए, तो इंस्टेड ऑफ वन कॉरिडोर आपके दूसरा कॉरिडोर भी, ट्रेड वाला कॉरिडोर भी, उसके ऊपर कुछ ना हो। दैट इज वाई फ्रेंच और यूके की जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर आ गए हैं। सो एक वो इस फैक्टर को मिटिगेट करने के लिए, सो इंडिया उसको वॉच करेगा। हॉर्मूज इंडिया वॉच करेगा और उसको मिटिगेट करने के लिए छोटे शॉर्ट टर्म में, यस्टरडे एक डील हुई है या विद कनाडा, कितनी जल्दी होगा, और एलपीजी एलएनजी वगैरह कनाडा से लेने की बात। प्लस जो रशिया से जो व्लादिवोस्तोक वाला है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, उसके ऊपर भी एक उड़ती सी कहानी मेरे को छोटी सी मिली है कि शायद दैट इज आल्सो ब्रॉट इनटू इफेक्ट, और हम रशिया के ईस्ट से, साइबेरिया से हम अपनी एलएनजी एलपीजी वगैरह वहां से ले आए। दैट इज वन। बट यहाँ पर इंडिया देखेगा सुएज, हॉर्मूज, और जो आपने बताया दो कॉरिडोर जो बनने हैं, वन इज चाबहार, उसके ऊपर जरान दिलाराम वाला रूट, और इंटरनेशनल नॉर्थ जी, साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो रशिया से चाबहार तक आ रहा है। ठीक है, सो इंडिया हैज टू कीप ईरान एंड अदर नेशंस इंक्लूडिंग अमेरिका ऑन द राइट साइड, कि कल को हमारे ऊपर ये वाला कॉरिडोर जो हमारी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, ये बंद नहीं होना चाहिए, और हम एंटी उस हुँ, बॉक्स में ना पाए जाएं इस लड़ाई के बाद कि नहीं नहीं इंडिया को तो काटा मार दो इनको। सो लॉन्ग टर्म सोच के चलना पड़ेगा। इमीडिएट वो भावुक होकर के नहीं नहीं मैंने वो उसकी बुक में कब लिखना था नहीं लिखना था, आप नेशनल इंटरेस्ट देखो। दूसरा कॉरिडोर है आईएमईसी, इसका फुल फॉर्म है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईएमईसी। ये हमारा ही दिया हुआ एक एक्रोनिम है, हम ही इसमें इंटरेस्टेड हैं, और इसके ऊपर हमारे को अगर चलना है तो हमारे को अमेरिका, इजराइल, ईरान, इन सब के दाहिनी साइड में ही रहना है। हम ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिससे लॉन्ग टर्म में हमारे जी, जी, इम्पैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में तो हो ही रहा है कि एलपीजी कम हो गई इत्यादि, सोने का रेट बढ़ गया, रुपये का रेट गिर गया इत्यादि, ये तो हो ही रहा है। लॉन्ग टर्म की सोच के चलना पड़ेगा, सो ये जी, देखना है। नेक्स्ट इज जो हमारा डायस्पोरा है उधर, और यही वो डायस्पोरा है जो आपको जी, मल्टीपल एडवांटेजेस देता है। फर्स्ट, रेमिटेंसेस पीस टाइम में, पैसा आपको फॉरेन एक्सचेंज आ रही। सेकंड, जो आपने अभी बताया, जब ये खत्म होता है तो वहां पर जो स्किल सेट जी, चाहिए होंगे रीबिल्डिंग के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है। ये सारे कंस्ट्रक्शन ही तो कर रहे हैं वहां पे। ये सारे उनकी कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटैलिटी या इंडस्ट्री, उनकी मेडिकल हॉस्पिटल्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, ये तो ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं। और आप या नोट करो, हैज इंडिया रिएक्टेड इन पैनिक टू गेट देम आउट? नो। जी, 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 यमन में जब हुआ था तो हमने वहां से जब बीके गए थे और वो नहीं, वहां से एक्सट्रिकेट कर लिया। यूक्रेन में हुआ, हमने एक्सट्रिकेट कर लिया। क्या यहाँ से किया है? हालांकि ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। सो आई थिंक इंडिया, अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो इंडिया अडॉप्ट करेगा मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी। इसमें टाइमिंग ऑफ एसेंस है कि आपने कौन सी स्टेटमेंट और कौन सा एक्शन किस सीक्वेंस में करना है। पहले आपने अमेरिका और इसराइल के ऊपर कहानी करी, आपने गल्फ के नेशन से सभी से बात करी, फिर जयशंकर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की ईरान से, तो ये तीसरे स्टेप में आया। देन यू हैड हुँ, विक्रम मिश्री साइनिंग दैट बुक, चौथे स्टेप में, उसी दिन हुआ, लेकिन चौथे स्टेप में। सो टाइमिंग और सीक्वेंस, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो कि ये 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद जब लड़ाई खत्म होती है, मैं किस पाले में खड़ा होऊंगा, पाया जाऊंगा उस समय। जी। ये तो लड़ाई है, इतने देशों की लड़ाई है, तो डिसरप्शंस होंगी। उसमें ये त्रुटियां निकालना कि देखो जी रुपया तो यहाँ पहुंच गया, या सोना इधर पहुंच गया, या हमारे पास यस, रेस्टोरेंट बेंगलोर में रेस्टोरेंट में गैस नहीं है, वेल डिसरप्शंस विल बी देयर, आई थिंक। और अगर आप उसमें या इफ यू वांट टू सेल थ्रू इट, देन यू हैव टू सेल थ्रू इट। अटकलें लगाने से वो हेल्प नहीं हो रहा। आई थिंक हैव फेथ इन द हायरार्की व्हिच इज देयर, और मिनिस्टर्स हैं, और यू कैन रिमूव द मिनिस्टर्स व्हेनेवर द नेक्स्ट टाइम कम्स टू वोट। आपको नहीं यार, यू हैव फेल्ड इन योर ड्यूटीज एंड वी वांट अ डिफरेंट गवर्नमेंट, देन डू इट एट दैट टाइम। बट एज ऑफ नाउ और दिस जहाँ इज तक योर मुझे बेस्ट लगता है ऑप्शन, यू हैव बैकग्राउंड टू सेल में थ्रू इट। ये होंगी यूएसए का डिस्ट्रक्शंस। रूस के साथ भी कुछ गठजोड़ सा हो गया है, कुछ हो गया है, क्योंकि अब इसके बाद जो रूस का जो रुख है वो बदलने वाला है, कुछ-कुछ चेंजेस होने वाले हैं वहाँ से भी। तो एनीवेज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से फिर से एक बार आपने एक्सप्लेन किया ये पूरा मुद्दा जो इनफैक्ट बड़े सारे लोग मेरे को कह रहे थे इसके ऊपर आप प्रोग्राम करिए, क्योंकि इतनी उथल-पुथल मची हुई है कि उसको कोलेट करके, इकट्ठा करके और फिर उसका निचोड़ निकाल के उसको समझना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था एक आम पब्लिक के लिए। तो एक बार आपने इसको बखूबी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। सो थैंक यू सो मच आशीष बताने के लिए हमें, और जुड़ते रहेंगे और आगे इसके ऊपर बातचीट करते रहेंगे कि इसमें क्या-क्या टर्न ट्विस्ट थैंक यू, आ थैंक रहे यू। हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच या नमस्कार, सत श्री अकाल, जय